वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अपने इस रंग बिरंगे संसार के बारे में आज और जानते हैं। आज हम बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। अब तक हमने रिफ्रैक्शन को लेंसेज के थ्रू देखा, ग्लास स्लैब के थ्रू देखा और प्रिज्म के थ्रू भी देखा। और आज हम ये बात करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो लाइट एंटर कर रही है वो भी रिफ्रैक्ट होती है। बिकॉज आई टोल्ड यू कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदलती है, उसके रास्ते में डेविएशन आ जाता है। एंड हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर देयर इज नो एयर, देयर इज नथिंग, देयर इज कंप्लीट वैक्यूम, यानी कि वहां पर निर्वात है, वैक्यूम है। सो फ्रॉम वैक्यूम व्हेन इट एंटर्स द अनदर मीडियम एयर, निर्वात से जब वो हवा में एंटर करती है तो भी उसकी स्पीड में थोड़ा सा चेंज आता है। वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसकी स्पीड को ऑलमोस्ट सेम ले लेते हैं। सी, आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में बात की थी। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इट इज स्लाइटली लेसर. The speed of light in air is slightly lesser than in vacuum, and because of that change in speed it changes its direction. ये रिफ्रैक्ट होती है और इस रिफ्रैक्शन के हमें क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम तारों के टिमटिमाने की। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? स्टार्स हमारी अर्थ से बहुत ग्रेटर डिस्टेंसेस पर हैं, बहुत दूर हैं, एंड दे अपीयर टू अस एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. हम इन्हें एक पॉइंट की तरह मान सकते हैं कि यहां से जो लाइट की रे आ रही है, दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है, एंड इसके ऊपर ये सारा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है. व्हेन इट एंटर्स आवर एटमॉस्फेयर, ये यहां पर आई, इस तरह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, and after entering it will experience change in the speed. इसकी स्पीड कम होगी, so इसका रिफ्रैक्शन होगा, इसका अपवर्तन होगा, and slightly because ये रेयर मीडियम है, यहां पर है वैक्यूम, वैक्यूम इज अ रेयर मीडियम, और यहाँ है एयर जो कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है. ये विरल है, ये सघन है. तो विरल से जब सघन में आती है तो इट बेंड्स, ये हमारा नॉर्मल हो गया सपोज, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी. ये है एंगल आई और ये है एंगल आर. सो आर थोड़ा सा छोटा हो जाता है आई से जब रेयर टू डेंसर एंटर करती है. और सपोज करिए कि यहाँ पर हमारी आई है, तो हमारी आई को अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दूं तो मुझे स्टार या इस जगह पर खड़े पर्सन को जो स्टार है वो यहां नजर आएगा. सो दिस इज एपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार. एपेरेंट या आभासी मतलब आंखों को ऐसा लगेगा कि स्टार यहां है और एक्चुअल पोजीशन स्टार की इस साइड है. फाइन. सो और दूसरी बात यह है कि एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहते हैं. कभी ऊपर की लेयर ज्यादा डेंसर है, कभी नीचे की. सो बिकॉज ऑफ दीज फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल के अपवर्तनांक की जो अलग अलग परतें हैं उनके अपवर्तनांक में जो लगातार बदलाव आते रहते हैं, उसकी वजह से तारों की पोजीशन कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी यहां, कभी यहां और कभी यहां, और इनसे आने वाली लाइट का जो अमाउंट है वो भी वेरी करता रहता है. एंड दिस गिव्स ट्विंकलिंग इफेक्ट टू स्टार्स. यही वजह है कि स्टार्स या तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं. सपोज दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 1 मार्क कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपने सिर्फ लिखना है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण. अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के में पूछा जाता है, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ रफ स्केच. आपको ऐसा डायग्राम बना करके दिखाना है. यू हैव टू लेबल कि ये एक्चुअल पोजीशन है, ये एपेरेंट पोजीशन है. एक्चुअल को हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक. और इस तरह से वैक्यूम से एयर में, विरल से सघन, रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट एंटर करेगी. जैसे आप डायग्राम बनाएंगे, पिक्चर आपके माइंड में होगी, आप उसको देख करके लिखेंगे जैसा जैसा कि पिक्चर में आप शो कर रहे हैं. तो विरल से सघन में जाने पर इसका अपवर्तन हो जाएगा और
तारे की या स्टार की एपरेंट पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट दिखाई देती है। सेकेंडली, वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांक लगातार बदलते रहते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कीप ऑन चेंजिंग एंड दिस गिव्स राइज टू द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स। यही तारों के टिमटिमाने की वजह है। ये तो बात हुई तारों के टिमटिमाने की। अगर हम बात करें, और समटाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्रह प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बिकॉज जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं, उनका डिस्टेंस पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। सो दे अपीयर एज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, वो एक पॉइंट की तरह लगते हैं। बट अगर हम बात करें किसी और प्लैनेट की, तो प्लैनेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेरियस पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पर बहुत सारे बिंदु स्रोत हैं लाइट के। अगर एक बिंदु का रिफ्रैक्शन का इफेक्ट यहां नजर आ रहा है तो इसका यहां होगा, उसका यहां होगा। मींस एक पॉइंट का जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है वो दूसरे से नलीफाई हो जाएगा, दूसरे के कारण वो प्रभाव हट जाएगा। क्योंकि एक पॉइंट की पोजीशन पर दूसरे की इमेज बनेगी और दूसरे की पोजीशन पर पहले की या तीसरे की इमेज बनेगी। बिकॉज प्लैनेट्स जो हैं दे आर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। वो बहुत सारे प्रकाश बिंदुओं का एक समूह है। तो एक बिंदु का वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव दूसरे बिंदु से कट जाएगा। दूसरे बिंदु के अपवर्तन के प्रभाव से दोनों एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे। इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि वो हमारे नजदीक हैं और वो बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का कलेक्शन है। यहाँ पर एक हमने बात की कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। दूसरी बात होती है कि सनराइज और सनसेट। एक्चुअली में जब सनराइज होता है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पर एक अर्थ की बाउंड्री एंड ये हमने सन दिखाया। बेटा जहां पर आप देखते हैं ना, हम बहुत दूर तक, जहां तक हमारी नजर जा सकती है हम देख सकते हैं, क्योंकि जो आंखें हैं वो इन्फिनिटी तक देख सकती हैं। जहां पर हमें अर्थ की सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस, या जैसे हम कब बहुत दूर तक हम सी को देख रहे हैं, तो जहां हमें सी और स्काई मिलते हुए नजर आते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट एज इज नोन एज होराइजन या क्षितिज। तो क्षितिज से अभी सन नीचे होता है, राइज नहीं हुआ है, सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। एंड इन द सेम वे सनसेट हो चुका होता है शाम को, लेकिन होराइजन से नीचे चला जाता है, जा चुका होता है, बट फिर भी हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। उसका भी रीजन वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। अगर 1 मार्क में आएगा तो आपने यही लिखना है, बट इफ इट कम्स फॉर मोर मार्क्स तो आप इस तरह से एक वही डायग्राम बनाएंगे। ये आपने सूर्य दिखाया, अब यहाँ की ये हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर है। यहाँ से जो ये लाइट गई, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फाइन। और यहाँ पर सपोज करिए कि किसी पर्सन की आई है, कोई पर्सन देख रहा है, तो उससे सन यहाँ नजर आएगा, सन की इमेज यहाँ बनेगी, जबकि एक्चुअली में सन यहाँ है। इन द सेम वे जब शाम के समय सन सेट होगा, वही सेम चीज होगी कि उसकी जो लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी इट विल रिफ्रैक्ट, और अगर उस लाइन को पीछे एक्सटेंड किया जाए तो सन की इमेज यहाँ नजर आएगी। एंड दिस इज हाउ आप इसे डायग्रामेटिकली दिखाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे। जैसे जैसे पिक्चर है वैसे वैसे आप लिखते जाइए कि सूर्य जो है वो अभी क्षितिज से नीचे होता है, बट उससे आने वाली किरणें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सन की जो प्रतिबिंब है वो अलग स्थिति पर दिखाई देता है। सिंपल इतना लिखना है, और यूजुअली आप जब डायग्राम में सारी लेबलिंग कर देते हैं तो वहीं से बात सारी क्लियर हो जाती है, फाइन। ये तो था वायुमंडलीय अपवर्तन का इफेक्ट। इसी तरह के थोड़े से इफेक्ट और जानते हैं। अब हम बात करेंगे एक और फिनोमिनन की, जिसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग से ही समझ आ रहा होगा आपको कि फैलावट।
फैलाव हो जाना। तो जब लाइट स्प्रेड हो जाती है तो उसे हम स्कैटरिंग कहते हैं। और स्कैटरिंग डिपेंड करती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में या स्काई में पार्टिकल्स का साइज क्या है। और दूसरी बात कि जैसे सनलाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों से बनी होती है। तो कौन से कलर की वेवलेंथ कितनी है, हमें पता है कि वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है और रेड की सबसे ज्यादा है। लैम्डा ऑफ आर ये मैक्सिमम है और लैम्डा ब्लू जो है ये लीस्ट है, ब्लू नहीं वॉयलेट। सो वेवलेंथ ऑफ द लाइट कि कौन से कलर की लाइट है और क्या साइज है पार्टिकल्स का, इस पर डिपेंड करता है। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को थोड़ा सा आप टिंडल इफेक्ट से समझ सकते हैं, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, टिंडल प्रभाव, जो कि कोलॉइड्स में होता है, कोलाइडी विलियन। कुछ इस तरह से कि जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें लाइट का रास्ता इल्यूमिनेट नहीं होता, एक अलग से लाइट का रास्ता नहीं दिखाई देता, जबकि कोलॉइड्स में और सस्पेंशंस में ये अलग से विजिबल होता है, लाइट का जो पाथ है वो इल्यूमिनेट हो जाता है। इस तरह का इफेक्ट कुछ आपने ये फॉरेस्ट में कैनोपीज जो ट्रीज की होती है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर भी हमें दिखाई देता है। इवन घरों में भी, जैसे कि अभी पर्दा खुला हुआ रह जाए और वहां से सनलाइट आ रही हो तो आप उसमें देखते हैं कि पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं। सो दैट इज क्योंकि एयर भी एक कोलॉइड है। सो बिकॉज एयर इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड जिसमें पार्टिकल्स का साइज छोटे, बड़े, मीडियम, हर तरह के साइज होते हैं और उनकी अमाउंट वेरी करता रहता है। तो इसकी वजह से भी हमें अपने स्काई में ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिनन देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। बिकॉज जैसे अगर ये हमारी अर्थ है और उसके ऊपर ये सारा हमारा एटमॉस्फेयर है, सो यहाँ पर जो सन की लाइट आ रही है वो व्हाइट लाइट है, वो 7 कलर्स की है। अब इसमें से क्या होगा, जब ये व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो वॉयलेट और ब्लू कलर की है, बिकॉज दे आर एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी होने के कारण और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस के और वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज छोटा है। तो स्मॉल साइज पार्टिकल जो होते हैं, छोटे आकार के जो कण हैं, वो कौन सी वाली वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर वाली को। सो दे स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ लाइट, जो कम वेवलेंथ वाली लाइट है, एंड दैट इज ब्लू। तो ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट इन सब की कम है वेवलेंथ, छोटी है, उनका कंबाइंड इफेक्ट ब्लू के रूप में आता है, एंड दैट्स व्हाई। और वो जो जब हमारी आंखों तक पहुंचेगी, अर्थ तक पहुंचेगी, तो वो ब्लू कलर की अपीयरेंस देती है, दैट्स व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। जबकि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उन्हें स्काई ब्लैक नजर आता है, बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स, वहां वैक्यूम है, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो साइज की भी बात नहीं है, नो कलर इज स्कैटर्ड देयर, तो इसलिए उन्हें ब्लैक नजर आता है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज वैक्यूम, कोई पार्टिकल्स नहीं है वहां पर। इसी से रिलेटेड एक फिनोमिनन है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पर, जैसे अगर हम सनराइज की बात करें तो उस समय हमें जो सन है वो आपने देखा होगा कितने डिफरेंट शेड्स में दिखाई देता है, एंड यूजुअली वो रेडिश अपीयरेंस देने लगता है जब वो होराइजन के नजदीक पहुंच जाता है। सो व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, जिसे देखने के लिए लोग स्पेशली प्लान्स बनाते हैं कि माउंटेन एरियाज में जब सनसेट हो रहा होता है, सो इट गिव्स अ ब्यूटीफुल सीनरी, वो बहुत ही सुंदर लगता है। बट ऐसा क्यों होता है, आज उसका रीजन जानते हैं। इन द सेम वे जैसे कि जब इसकी रेज जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, सो ब्लू कलर बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, उसका तरंग दैर्घ्य कम है, और जो एटमॉस्फेयर है उसमें हवा के पार्टिकल्स छोटे साइज के हैं, तो वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, यानी उसे फैला देते हैं। बट जब सन ओवरहेड होता है, ऊपर होता है, तो उन्हें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, सन का और अर्थ का डिस्टेंस कम हो जाता है, तो ब्लू कलर पहुंच पाते हैं अर्थ तक, दैट्स व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। बट जब सनराइज और सनसेट के समय पर क्या होता है, इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है सन की रेज को। सो ब्लू कलर तो स्प्रेड हो गया, ब्लू कलर तो स्प्रेड हो गया, आसपास ज्यादा स्कैटर हो गया, एक रेड कलर बचता है जो जिसका वेवलेंथ बड़ी है, जिसे
एटमॉस्फेयर के पार्टिकल स्कैटर कम कर पा रहे हैं, सो वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, और जब तक वो अर्थ की सरफेस पर पहुंचता है तो हमें रेड कलर ही नजर आता है, रेड कलर की ही लाइट नजर आती है। सो इट वॉज अबाउट कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जो स्काई है वो ब्लैक नजर क्यों आता है, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे बिकॉज ऑफ द लार्जर डिस्टेंस द रेज हैव टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस, ज्यादा उन्हें दूरी तय करनी पड़ती है, और ब्लू कलर स्कैटर कर दिया जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है उसका छोटी वेवलेंथ होने की वजह से, इसलिए रेड कलर बड़ी वेवलेंथ होने की वजह से स्कैटर नहीं हो पाता और अधिक दूरी तय करके अर्थ तक पहुंच पाता है। सो ये जो हमारी आज की वर्कशीट थी जिसमें हम बात कर रहे हैं वर्कशीट 16, सो इसका लिंक एज यूजुअल अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन रेफर इट एनी टाइम फॉर योर स्टडीज एंड फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन आंसर्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर बात करते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे डैश होता है, इसी कारण साइन बोर्ड डैश रंग के होते हैं। अब आपने देखा होगा जब दूर से ही अगर डेंजर सिग्नल देना है, अलार्म सिग्नल देना है, तो वो रेड कलर्स के होते हैं, रेड लाइट जैसे कि दूर से ही दिख जाती है कि हाँ रेड लाइट हो गई है एंड वी नीड टू रिड्यूस आवर स्पीड एंड वी हैव टू स्टॉप। तो रेड कलर के क्यों बने होते हैं डेंजर सिग्नल्स? सेकेंड वाला जो आपका ब्लैंक है उसमें रेड या लाल आएगा आंसर। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा सबसे कम, लीस्ट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण दीजिए, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो ये जो स्काई का कलर ब्लू नजर आ रहा है एंड सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन इज अपीयरिंग रेड, इट इज गिविंग रेडिश अपीयरेंस, ये दोनों ही आपके टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल हैं। और आप चाहें तो इसमें वो फॉरेस्ट कैनोपी वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं। बादल श्वेत क्यों नजर आते हैं? थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, सफेद नजर क्यों आते हैं? क्योंकि बादलों में क्या होते हैं? वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स जो रेन का फॉर्म ले लेंगी। सो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो उनका साइज बहुत छोटा नहीं होता, दे आर ऑफ मीडियम साइज्ड एंड दे रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट। सन की जो व्हाइट लाइट है उसके सारे कलर्स को वो इक्वली रिफ्लेक्ट करते हैं, इक्वली स्कैटर करते हैं। और इक्वली स्कैटर करने का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन नजर आएगा, एंड कॉम्बिनेशन इज व्हाट? व्हाइट। फाइन। तो आपने यही लिखना है कि बादलों में जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं वे प्रकाश के सभी सातों रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से करती हैं। दे स्कैटर ऑल द 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इक्वली, दैट्स व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, तो यहाँ आपको जब ब्लैंक की फॉर्म में है और अब जब एग्जाम में आएगा तो वेटेज देख लीजिएगा, 1 मार्क है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इफ इट इज कमिंग फॉर मोर मार्क्स सो फिर आपको पूरा डायग्राम जैसा अभी हमने इससे पहले बना करके देखा था, पूरा डायग्राम बनाएंगे एंड उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर 2 मार्क्स का आता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन और डायग्राम बनाना सफिशिएंट है, एंड इफ इट इज कमिंग फॉर 3 मार्क्स तो फिर आप थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट। आज के कंटेंट के बारे में आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जाना, और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन के आंसर्स भी हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। एंड कीप ऑन लर्निंग, पढ़ने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, बिकॉज वी आर पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन जिसका अभी कोई एंड नज़र भी नहीं आ रहा है। सो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। सो गुड बाय, गुड लक।